हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? खुश हैं? क्यों आए हैं? पहला सवाल। मैंने बुलाया और आप इतने वफादार हैं, हमने कहा सर हम आपको सलामी हम आपको सलामी देने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, तो थीम है कैफ 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, डाटा सिस्टम एंड रिस्क। तो क्या सुना है अभी तक इस पेपर के बारे में? अब तो इतना नया नहीं है, इस पेपर को शुरू किए हुए भी कोई 1.5-2 महीने तो हो गए हैं। तो अभी तक इसके बारे में आपने क्या सुना? हाँ, पहली मर्तबा नहीं, अभी तक बच्चों से क्या सुना है इसके बारे में? मुश्किल है, आसान है? जो बच्चे प्री में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पोस्ट में आए हैं, थोड़ा सा आसान आसान उनको लगा है। ठीक है, तो एक हौसला हो रहा है कि आदि पेपर डूएबल है। आपने क्या सुना अभी तक? आसान सुन के आए हैं? किससे सुना? दोस्तों से सुना? दोस्तों से सुना आपने? जी। वो तो सीए के हर पेपर में आपको मेहनत करनी पड़ती है। दरमियान में आइकन ने प्लेस कर दिया। हाँ जी। मुश्किल है तो वो एक अनोमली होती है ना, कि तीन बच्चे अगर कह रहे हैं कि आसान है तो एक लाजमी कहेगा कि मुश्किल है, तो चीज़ों में बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, ये पेपर बड़ा मजे का पेपर है। आपको बताऊं, वेरी ऑनेस्टली बताता हूँ, प्री भी पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी फास्ट ट्रैक। ये पेपर कम टाइम में बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है, और इसीलिए ये पेपर अब फास्ट ट्रैक्स के तौर पे बच्चों की एक बड़ी अच्छी चॉइस बन जाएगी। दो पेपर हैं जो कि अब आप लोग नॉर्मली फास्ट ट्रैक में कर सकते हैं, एक ये रह गया और एक टैक्स का पेपर रह गया। इन दो के अलावा फास्ट ट्रैक वाला पेपर अब खत्म हो गया। R1 इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये जो आपका लॉ है ये बहुत हैवी हो गया। पहले जब खाली बी लॉ होता था, जो आप लोग भी फास्ट ट्रैक में शायद करके आए थे बी लॉ, तो वो डुएबल था उस टाइम पे। मगर अब सी लॉ का पोर्शन जब ऐड हुआ है और फिर नंबर गेम भी चेंज हो गई है, तो वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी हो गया पेपर, और हैवी काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क, वो पेपर जिसके बारे में एक बच्चे को जीरो नॉलेज होती है अगर वो अपनी एकेडमिक लाइफ से आ रहा है। मगर अगर हम थोड़ा सा गौर करें, तो यही जीरो नॉलेज तो आपको हर पेपर के ऊपर है। मतलब हम लोग कब मैट्रिक और इंटर में ऑडिट पढ़ना सीखते हैं? सीखते हैं नहीं। कॉस्ट सीखते हैं नहीं। R1 सीखते हैं नहीं। PRC का कोई पेपर सीखते हैं नहीं। है, वो तो एग्जामेशन में मिल जाती है, वैसे एकदम खत्म कर दिया है। हाँ, इकोनॉमिक्स एक पेपर था जो कि बच्चे अगर फाइन आर्ट से आ रहे हैं तो उनको हल्का फुल्का सा आता था। इसी तरह अगर बच्चा आईकॉम से आ रहा है, उसको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती थी। मगर सीए में एंटर होके उसकी वो सारी नॉलेज जीरो हो जाती थी, क्योंकि हर टीचर उसको स्टार्ट करता था जीरो से। तो ये पेपर भी जीरो से ही स्टार्ट होने वाला है हर बच्चे की। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एक बच्चा जो कि कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे आया हो, हाँ अगर आप उस फील्ड से आ रहे हैं, CS वाली फील्ड से आ रहे हैं, तो इसमें से कुछ चैप्टर्स की नॉलेज आपके पास होगी। तो ICAP ने एक तरह से उन बच्चों को भी एक लेवरेज दिया इस पेपर को ऐड करके, क्योंकि बच्चे जो CS के थे वो अकाउंटेंसी में आते हुए घबराते थे कि ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक नया वर्ल्ड है, एक नई फील्ड है। हम तो आदी हैं टर्म्स के, जो कि किसकी थी, कंप्यूटर की। मगर आगे वो क्या पढ़ते थे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई के आपने थोड़ा सा उनको भी एज दिया है ग्रुप ए में इसको रख के, यार आपके लिए भी इसमें एक्सेप्टेबिलिटी लेवल है, मौजूद है। सो डाटा सिस्टम एंड रिस्क एक ऐसा पेपर जो कि आपको सीए की दुनिया से उठा के प्रोग्रामर बना देगा, ऐसा ही है? नहीं। एक ऐसा पेपर जो कि आपको सीए की लाइफ से उठा के एक कंप्यूटर इंजीनियर बना देगा, ऐसा ही है? नहीं।
एक ऐसा पेपर जो कि आपको सीए की लाइफ से उठा के एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देगा, ऐसा ही है? नहीं। एक ऐसा पेपर जो कि आपको सीए की लाइफ से उठा के एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा। हाँ, यस। होता क्या था, आपको पता है, आजकल सुना भी होगा आप लोगों ने कि जो आर्टिकल्स हैं वो नॉर्मली बचा करता था ऑडिट में, नॉर्मली करता था टैक्स में, बुक कीपिंग में, एडवाइजरी में। तो अगर हम देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे मेन सिलेबस के एरियाज हैं। भाई बुक कीपिंग, अकाउंट्स आपको आने चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी अकाउंटिंग की, आप बुक कीपिंग को परफॉर्म अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से नहीं कर सकते। ऑडिट एक पूरा थ्योरेटिकल पेपर आपके कोर्स में मौजूद, टैक्स मौजूद, एडवाइजरी के लिए लॉज मौजूद, सी लॉ का पेपर मौजूद। बट मसला बच्चों को एक ये आता था कि वो बच्चे जब आर्टिकल्स में जाते थे ईआरपी के अंदर, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो बच्चा जो कि एक ऐसी फर्म में गया है जहां पे उसने सिर्फ और सिर्फ काम करना है सिस्टम्स के साथ, वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल फील करता था कि यार अब मैं इस लाइफ में आ गया हूँ, मैं तो पूरी जिंदगी प्लस माइनस देख के आया हूँ, यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोर करना है, मैनेज करना है, आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, यूज क्या है। तो उस बच्चे के लिए भी या एक और आर्टिकल्स की राह हमवार करने के लिए भी ये पेपर है, जो कि बच्चे को इतनी नॉलेज दे देगा कि वो अपने आर्टिकल्स के दौरान अकेला अकेला फील नहीं करेगा। दो तरह की टीम्स बनती हैं, एक होती है फंक्शनल टीम और एक होती है टेक्निकल टीम। दो तरह की टीम्स होती हैं, फंक्शनल और टेक्निकल। फंक्शनल वो साइड होती थी हमेशा जहां पे वो बच्चा काम करता था जो कि सीए के आर्टिकल्स करने के लिए आया, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस था, जो नॉलेज थी वो किसकी होगी, अकाउंटिंग की। वो बताता था कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए और टेक्निकल बंदा उसको वो रिपोर्ट बना के देता था। ये बताता था कि मुझे इस रिपोर्ट में 4 तरह का डाटा चाहिए, तो टेक्निकल वो 4 तरह का डाटा 16 तरह के टेबल्स को ज्वाइन करके उस रिपोर्ट में ऐड करके निकाल कर देता था। बट अब हम ये चाहते हैं कि एक बच्चा टेक्निकली भी स्ट्रांग हो और फंक्शनली भी स्ट्रांग हो, उसकी अकाउंटिंग भी अच्छी हो और उसके पास सिस्टम्स की नॉलेज भी अवेलेबल हो। फिर उसको ये भी पता हो कि उस सिस्टम में आगे जाके कौन कौन से क्या आ सकते हैं, रिस्क आ सकते हैं। डाटा को भी जानता हो, सिस्टम्स को भी जानता हो और रिस्क भी उसको पता हो। तो ये पेपर याद रखिएगा, आपको प्रोग्रामर नहीं बनाने वाला, आपको डेवलपर साइट पे नहीं लेके जाएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटर की हद तक मदद रखेगा। आपको पता होगा कि आपने डाटा को संभालना कैसे, आपने डाटा को हासिल कैसे करना, या अगर डाटा किसी और ने हासिल किया वो तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको काउंटर कर सकें, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। सो ये पेपर इंटरेस्टिंग पेपर है, नया पेपर है, नए चैलेंजेस हैं, और हमने मिल के इन तमाम चैलेंजेस को ख़त्म करना है और पेपर को क्या करना है, पास करना। अभी आई होप कि आप 2 पेपर तो दे रहे होंगे, ये शायद 2 से भी ज़्यादा दे रहे हो, कितने दे रहे हैं, 2, 3, 3, तो 2-3 की एवरेज है, 2 पेपर 3 पेपर, कुछ और वाला भी है, नहीं, कितने, 3, तो 2 हो 3 हो ये एवरेज चलती आ रही है। द पॉइंट इज 2 हो या 3 हो, एफर्ट तो करनी है, करनी है एफर्ट। और अच्छी बात यह है कि इस पेपर को आप पहली पहली अटेम्प्ट में पार कर लें।
क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी नया पेपर आता है, दो चीजें होती हैं, या नया नया पेपर आ रहा होता है या कोई पुराना जा रहा होता है। तो आई के आपका हाथ उस पेपर पे हल्का होता है, वो चाहता है कि बच्चा इस पेपर में निकल जाए, क्वालिफाई कर जाए, इस पेपर को एटलीस्ट पास कर ले, ताकि उसकी जो जो है स्क्रिप्ट है उसमें लिखा है कि यार बच्चे ने ये पेपर पास किया, एग्जाम स्क्रिप्ट। तो ये पेपर डुएबल है, कम टाइम में पॉसिबल है। मगर एक चीज, वो चाहे बच्चा प्री का हो, पोस्ट का हो, फास्ट ट्रैक का हो, रिवीजन का हो, डजंट मैटर, एक चीज जो हमने हमेशा अपने साथ रखनी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। देखिए, रोज का काम रोज कर ले, बस मैं यही चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे 2 घंटे जाके पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, या 1 घंटा पढ़ना है, नहीं। अगर एक काम 20 मिनट का है तो 20 मिनट, अगर एक काम 2 घंटों का है तो 2 घंटे। ये कहना बेवकूफ़ी होती है कि घर जाके कितने घंटे पढ़ना है। भाई, वो मैटर नहीं करता, फोकस्ड स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना ज्यादा मैटर करता है। और फास्ट ट्रैक्स को मैं नॉर्मली एक वर्ड कहता हूँ, फोकस्ड बैच। दिखने में फास्ट होता है, मगर बच्चे को पता है कि मैंने इतने टाइम पीरियड में ये लाजमी कवर करना है। प्री वाला बच्चा जो है वो हल्का हल्का चल रहा होता है, साथ साथ कभी कुछ कर लिया कभी नहीं किया। फिर पोस्ट वाला बच्चा रिजल्ट के बाद आया होता है तो वो जिस बात की होता है। मगर फास्ट ट्रैक वाला बच्चा तो रोज का काम रोज कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आर पार है। जब उसने पेपर पिक किया है तो ये सोच के पिक किया होगा ना कि अब इसने पेपर को पास करना है। तो वो एक नियत मुझे आप सबसे चाहिए, क्या वो नियत मुझे देते हैं? पक्की बात। चल शुरू करते हैं। डाटा सिस्टम एंड रिस्क, F3। क्या क्या मेन चैलेंजेस इस पेपर में हो सकते हैं? सबसे बड़ा मेन चैलेंज, एनी आइडिया कौन सा? सबसे बड़ा मेन चैलेंज कौन सा इसके साथ? नहीं, सबसे बड़ा मेन चैलेंज इसके साथ ये है कि इसका तो कोई पास्ट एग्जाम भी नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये पेपर कैसे आया है क्या? नहीं, चैलेंज तो है। फिर आईकेएब ने इस चैलेंज को खत्म करने के लिए कुछ चीजें हमसे शेयर की। उसमें जो आईकेएब ने शेयर किया है वो एक किया है इसका मॉडल पेपर शेयर। फिर आईकेएब ने शेयर की है इसकी किताब। और तीसरी चीज जो हमारे साथ शेयर्ड है वो है इसका क्वेश्चन बैंक। तो आईकेएब ने 3 बातें हमसे शेयर की हैं। क्या क्या? किताब, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक। अब मजे की बात यह है कि अगर हम किताब को देखें तो आईकेएब की किताब ने जहां जहां से डाटा पकड़ा है, तस्वीरें पकड़ी हैं, डाटा पकड़ा है, वो पकड़ते गए और डालते गए, पकड़ते गए, और कई चीजें रिपीट होती हैं, कई चीजें रिपीट हो रही हैं। और ना सिर्फ विद इन चैप्टर, बिटवीन सम अदर चैप्टर्स भी चीजें रिपीट हो रही हैं। तो एक तो वो बातें हम लोगों ने एक्सक्लूड कर देनी। ठीक। दूसरी चीज, क्वेश्चन बैंक को मैं अगर देखूं तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पे आईकेएप ये अज्यूम करवाता है कि बच्चा खुद ही से एग्जाम्पल क्रिएट करेगा और खुद ही से बातें बताना शुरू कर देगा। और मैं नहीं मानता कि ये बच्चा उस कैटेगरी का, उस लेवल का है। एक बच्चा अगर पीएससी से आ रहा हो, इस पेपर में डायरेक्ट लैंड करे आगे, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस तरह के सवाल भी साइड पे हो गए। तीसरी चीज क्या दिया? मॉडल पेपर। वो एक काम का डॉक्यूमेंट है, उससे हमें एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितना सब्जेक्टिव होगा, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, क्या ग्रिड होगी, पेपर कैसे आएगा। एक अप्रोच हमें मिल जाती है। अब इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पेपर के साथ, दैट इज कि अभी हमारे पास आईकैप की तरफ से कोई इसका पास पेपर अवेलेबल नहीं है। मगर ये अपने अंदर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। वो कैसे? क्योंकि ये पेपर अभी आप सबके लिए न्यूट्रल है, आप सबके लिए न्यूट्रल है। जिस चीज के बारे में खौफ हो,
तो उसकी तैयारी भी बंदा खौफ से करता है। और जिस चीज़ के बारे में बंदे को पता हो यार बहुत आसान है, वो इतनी ठंड मचाता है कि वो आसान चीज़ भी मुश्किल हो जाती है। तो अभी आप सब न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल वो है जिसको अगर हम अच्छे से तैयार कर लें, ना इतना कोई खास तैयार करें ना कोई इतना लो लेवल पे तैयार करें, एक अच्छी प्रिपरेशन, एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन इस पेपर को आसानी पास करवा सकते हैं। मगर वो पास करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास सबसे पहले क्या होने चाहिए? कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट आप अगर सिर्फ किताब पढ़ के हासिल करना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, समझ नहीं आएगी लिखा गया हो। सो इसके लिए आपको यू हैव टू अटेंड डेली classes, you have to come in the class, you have to join the class। अगर आप क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्लास में आए, क्लासेस हमारी होंगी इंशाल्लाह ताला मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे विद सैटरडे ऑलवेज अ टेस्ट डे, बट on need basis, on need basis it will be on, and on need basis even Sundays can be on, क्योंकि हमने अपना ये सिलेबस कब तक खत्म करना है? जनवरी एंड तक, विद रिवीजन, विद रिवीजन। तो एफर्ट तो करिए, टाइम भी लगाना, आपका भी लगेगा और मेरा भी लगेगा। मगर अल्टीमेटली जब आपका पेपर जनवरी एंड पर तैयार खड़ा होगा तो आपके पास पूरा फेब होगा बाकी पेपर्स को टाइम देने के लिए और इस पेपर को सेल्फ पे रिवाइज करने के लिए। क्योंकि मैं याद करवा दूं, फेब में रोजे हैं। कब से? मतलब 20 दिन पहले से, 17 से रोजे, पेपर भी रोजा मेरा। तो अगर 17 से रोजे हैं तो इफेक्टिवली कितने दिन रह गए? 13। ठीक है, कॉलेज सेकेंड लास्ट वीक ऑफ फेब में मिड मॉक्स कर रहा होता है, तो फेब के इफेक्टिव बचते हैं हमारे पास 10 दिन, संडेज निकाल दें तो 8 दिन बचते हैं। तो दिस इज आवर टाइम लाइन, जैन में सब कुछ खत्म करके एग्जाम देना, ताकि फेब आपके पास हो। जो बच्चा घर जाना चाहता है घर जाके तैयार कर ले, यहाँ करना चाहता है यहाँ बैठ कर तैयार कर ले। जैन से आगे किसी सूरत में हम लोग नहीं जाने वाले, मगर जैन में ख़त्म करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी इसमें ऐड करना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए क्या करना? क्लास में आना, और क्लास में आके क्या करना? बैठ जाना, सुनते रहना? नहीं, आपने एक बारीक सा रजिस्टर बाय करना, बिल्कुल पतला बारीक सा, जिस तरह जैसे ये पड़ा हुआ, बेहतरीन साइज है, दिखाना ज़रा साइज। अच्छा, क्योंकि बुक का साइज मैंने ऐसे बना दिया, तो इसी साइज का रजिस्टर बाय कर दो, जिसमें आपने वो बातें लिखनी है जो कि मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा। अच्छा, मैं क्या करूँगा क्लास में, कुछ बातें मैं आपको उर्दू में लिखवा रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप घर पे उसको रिवाइज करोगे बैठ के, तो उर्दू से मेमोरी रिकॉल होती है कि हाँ यार क्लास में ये वाली बात इस तरीके से हुई थी, उसकी एग्जाम्पल ये थी, सर ने इस तरह के सवाल किए थे, ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। छुट्टी कोई नहीं करनी, ना आपने करनी हो ना मैं नहीं करनी, मैं वैसे भी नहीं करता। तो पहली चीज़। दूसरा क्या है? माइंड मैप्स। ये क्या होता है? लॉ में भी आपको कहा था रिटेंशन के लिए अपने फ्लो चार्ट्स बना लें, मैं भी आपको दूंगा, बल्कि मैं तो दे भी चुका हूँ आपको, वॉल्यूम 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। बट अब आपकी बारी है कि आपने देखना है कि कॉन्सेप्ट आपने ले लिया क्लास में, फर्स्ट कल चैप्टर 1 पूरा हो गया। अब आपको पता है चैप्टर 1 में 4 बातें और हर बात की मजीद 3 बातें, तो उसको उस तरीके से लिखना।
ताकि जल्दी वो चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाए। जितना जल्दी चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा उतनी ही आसानी से ये पेपर पास हो जाएगा। तीसरा, आई कैप के क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल है वो तो सॉल्व करेंगे, मगर उसके साथ कुछ एडिशनल प्रैक्टिस भी क्लास के अंदर ही करें। चौथा, राइटिंग इश्यूज, इनको भी क्लास के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होगा ये आपका टेस्ट होगा। उसके अलावा क्लास में आई कैन गिव यू एन असाइनमेंट, 2 सवाल दे दिए, भाई लिखें। जब आप लिख लेंगे तो मुझे मेल करेंगे। क्या मतलब? आप मुझे मेल करेंगे और यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा कि बच्चा लिखते हुए क्या गलती कर रहा है। बच्चा जेर जबर पेश की जो गलती लिखते हुए कर रहा है वो क्या कर रहा है। पांचवा, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर की एक अपनी कहानी है। तमाम चैप्टर्स बराबर नहीं है, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ लॉजिकल हैं, कुछ थ्योरेटिकल हैं, कुछ केस स्टडीज वाले हैं, कहीं से क्रैमिंग आनी है। और पता नहीं आपने किताब देखी है या नहीं देखी, आई कैप की किसी और कैफ 1 से लेके कैफ 8 तक, इवन सी फैब में भी एनेक्सिस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे चैप्टर 17 ही है, मगर जब वो खत्म होते हैं तो 4 एनेक्सियर्स दिए हैं। तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है। एनेक्सियर्स हैं क्या? वो चीज़ जो कि चैप्टर में क्लैरिफाइड ठीक तरीके से नहीं हुई और आई कैप चाहता है कि हम इसको मजीद इलेबोरेट करें, तो उसका एक पूरा एनेक्सियर डाल देते हैं। और जब हम इसका क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसमें क्वेश्चंस भी आए हैं जो कि ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये चैप्टर 17 नहीं है, कितने हैं, 21 चैप्टर इफेक्टिवली, तो वो भी कवर करना है। एंड देन अदर कैफ पेपर्स, अभी आपसे एक सवाल किया था कि 2 पेपर या 3 पेपर। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली ये पेपर थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी के साथ मतलब वैसे आप लोग करते हैं, न्यूमेरिकल होता तो आप लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, अकाउंटिंग मजे की लगती है आप लोगों को, है ना। तो ये पेपर आपने कहना अच्छा यार थ्योरी है, आखिरी 2 महीने में तैयार कर लूंगा। वो कौन से बचते हैं? जनवरी फेब, जनवरी खत्म होगा, 2 हफ्ते की गेम है, 1 हफ्ते में डाटा कर लूंगा, 1 हफ्ते में सिस्टम कर लूंगा, रिस्क छोड़ दूंगा। तो ऐसे नहीं करना, डेली का काम डेली करते जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। ये बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है, यकीन माने। अब जब भी अपने आप को सीरियस करना चाहें पढ़ाई में तो उसका काम रोज करना शुरू कर दें, उससे बरकत ऐड हो जाती है। कैसे? आपका बैकलॉग नहीं रहता, आपको वो टेंशन होती ही नहीं है कि यार मैंने तो अभी लेक्चर नंबर 17 से लेके 25 तक कवर करने हैं और फिर मैंने आगे चलना है। वो लेक्चर मिस नहीं होते। अपने साथ कोई भी बैकलॉग मत रखिएगा, ताकि अगर वो आपने मैनेज कर लिया तो ये भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रिटेंशन भी हो रही होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही होगी, और आपको पता होगा कि किस चैप्टर में से मैंने कैसी तैयारी की है और कैसा क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट किया जा सकता। ये बात यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात। तीसरी चीज, पेपर का नाम क्या है? डाटा कॉमा सिस्टम एंड रिस्क। मजे की बात, बाहर के मुल्कों में ये एक पेपर नहीं माना जाता, बाहर भी टेस्ट होता है मगर ऐसे टेस्ट नहीं होता। ये 300 नंबर का पेपर माना जाता है। डाटा का 100 अलग, सिस्टम का 100 अलग और रिस्क का 100 अलग। मगर मसला ये है कि हमारे पास तो इतना मार्जिन नहीं था आई आपके पास, तो उसने क्या किया, डाटा कॉमा सिस्टम एंड रिस्क, तो 3 चीजों को 3 in 1 का फ्लेवर आपको दे दिया एक में जोड़ के। वेटेज, डाटा की वेटेज कितनी? 35 से 45। तो पेपर में अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर का पेपर कहाँ से बना होगा? डाटा से बना होगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये वो साइड है जो कि रिलेटिवली इजी है।
रिलेटिवली इजी है। और 6 चैप्टर्स आपको 40 नंबर तक का एरिया कवर करा देंगे। 6 कौन से? पहले 6। और जब हम चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ ही रहे होंगे, जब पूरा कर लेंगे डाटा को तो हम एक क्लास बड़ी करेंगे जिसमें इन 6 को पकड़ के जोड़ देंगे। 6 को पकड़ के एक लेक्चर में कवर करेंगे, लिंकिंग कर कर। तो पहले 6 किसमें आते हैं? डाटा में। इनके नाम पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। फर्स्ट का नाम बताएं। टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज। नेक्स्ट इज डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। थर्ड इज इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। चौथा बिग डाटा। पांचवा database management system, and sixth one is database normalization and data warehousing. मजे की बात यह है कि पहले 4 चैप्टर्स फोकस करते हैं एक वर्ड पे, डाटा, और अगले 2 फोकस करते हैं डेटाबेस पे। तो डाटा के अंदर भी 2 टाइप्स आ गए, पहले 4 चैप्टर और अगले 2 चैप्टर। पहले 4 का कॉन्सेप्ट डाटा के ऊपर है और अगले 2 का किस पे है? डेटाबेस पे ऊपर है। ये वो 2 चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा आईटी वाली बातें स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट 4 को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो दिस इज वेरी इजी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, दिस इज इजी, बट दिस इज अ बिट मॉडरेट। और 5 और 6 को अगर ठीक से किया जाए तो बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि जब आप किताब जाके खोलेंगे 5 और 6 की और इवन 2 की भी, तो आपको जो अंग्रेजी मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। मैं बात करूं आईकेप की बुक की, उसको अगर हम समझ लें और प्रैक्टिकली देख लें तो चीज़ें बहुत मजे की हैं। तो किसी भी टाइम पे ना, किसी भी दिन क्लास में परेशान नहीं होना कि ये चीज़ मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है। फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत स्पीड पे होऊंगा, मेरी पेस वही है। बट द पॉइंट इज कि हमने हर दिन रुक के समझना है कि चल क्या रहा है। एक कॉन्सेप्ट फर्ज करें क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट डे जब आप लोग घर पे एक दफा उसको पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट डे हम उसको दोबारा से भी कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दोबारा से लगा सकते हैं। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं। तो ये 6 चैप्टर्स बेसिकली हमारा फर्स्ट गो टू टारगेट है। और ये हमने इंशाल्लाह हम लोग दिसंबर के 3rd वीक तक ख़त्म कर चुके होंगे। और इसकी सीक्वेंस क्या होगी? पहले 1 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, देन 5 एंड देन 6। 2 क्यों बाद में? 2 वजह। तो लेंथी है, दूसरा बोर बहुत करता है, बहुत थ्योरी है इसमें, डेफिनेशन अच्छी खासी। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पहले करके 2 को प्लग इन करेंगे, एंड देन 5 एंड 6। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम में हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 30 से 40। अब सिस्टम 30 से 40 तो एवरेज कितना बन जाता है? 35 के एवरेज। अच्छा, इसमें 7 चैप्टर। तो अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, हर चैप्टर से कितने नंबर आ सकते हैं? 5, 7 5 आर 35। और अगर मैं इसको करूं, तकरीबन 7, तकरीबन 7। तो सिस्टम्स का जो पोर्शन है, चैप्टर भी ज्यादा है और नंबर भी कम।
अच्छा, इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है? आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर, ईआरपी, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, देन emerging technologies, artificial intelligence, cloud computing, blockchain, and impact of digital disruption on business and economies. तो ये सारे चैप्टर्स तसल्ली से करेंगे कब। एंड देन द थर्ड पोर्शन, रिस्क्स। नंबर कितना देता है? 20 से 30। और चैप्टर्स कितने? सिर्फ 4। और एवरेज कितना हो जाएगा? 25। 25 की एवरेज बनी ना, तो तकरीबन 6। तो खुद मुझे बताइए, पहले कौन सा करना चाहिए, फिर कौन सा, फिर कौन सा करना चाहिए? पहले डाटा करना चाहिए, फिर रिस्क करना चाहिए, और फिर सिस्टम को सुकून से करना। पहले वो पोर्शन कवर कर ले जो नंबर्स एग्जाम में देंगे, और फिर उस पोर्शन पे आए जो कि टाइम भी मांगता है और नंबर भी कम है, तो उसको सुकून से करते रहेंगे। So we will be starting inshallah with data, and then we'll move on to risk and then go towards systems. इसका एक और फायदा भी होता है, रिस्क पढ़ के जब आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो आपके माइंड को पता होगा कि मेरा सिस्टम कैसा होना चाहिए। सिस्टम पढ़ के रिस्क पे आएंगे तो सिस्टम भी एक से ज़्यादा भूले होंगे, और इसकी और बहुत सारी बातें वो भी तंग कर देंगे। तो डाटा पढ़ के कहाँ पे चले जाएंगे? रिस्क पे। फिर वापस आएंगे किस पे? सिस्टम्स पर। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर हम लोग एक क्लास करेंगे फॉर कनेक्शंस। रिस्क में चैप्टर्स कौन कौन सा? पहला क्या है? आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जनरल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट। फिर एनेक्शंस जो आपके साथ लग के आ चुके हैं। पहला कौन सा? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, कॉबिट। ये आज से पहले CFAP 3 में होता था, वहां से निकाल दिया और कहाँ डाल दिया? ISO IEC 27001, 27002 एंड 5। अब मजे की बात यह है कि जब हम लोग रिस्क पढ़ रहे होंगे ना, रिस्क, जब हम लोग रिस्क पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे ये टर्म यूज कर देगा, तो उसको ख्याल आया, ओहो ये टर्म तो मैंने यूज कर दी है, मगर उसको एक्सप्लेन तो नहीं किया, तो कहाँ कर देगा एक्सप्लेन? एनेक्शंस। ये मसला है इनके साथ। सेम गोज विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस बाय स्टेट बैंक ऑफ, एंड देन पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क, साइबर क्राइम्स एंड डिजिटल मैक्सिमम, एंड जो एनेक्शंस है उनका ताल्लुक किससे है? मैक्सिमम। और हल्का फुल्का सा किससे है? सिस्टम्स के साथ। डाटा का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, तो डाटा का पोर्शन एनेक्शन फ्री है। इतनी बात क्लियर है? पेपर पैटर्न सेम पेपर पैटर्न एज ऑफ बिजनेस लॉ। आपने पहले पेपर दिया है 85 का थ्योरेटिकल, 15 का ऑब्जेक्टिव, और उसमें भी क्या आएंगे? MCQs। सब्जेक्टिव में अगेन 40% लॉजिकल, 60% क्रैमिंग। सेम will follow into objective, 40% लॉजिकल, 60% क्रैमिंग। देखते हैं, देखें पेपर, मॉडल पेपर देखें जाके जरा। डाउनलोड तो नहीं हुआ होगा, कर लेते हैं।
सही जा रहा हूं मैं? हाँ जी, शो हो रहा है? इज इट विजिबल? ओके। सबसे ऊपर क्या आ गया? कैफ, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टेज एग्जामिनेशन, माई कैप की मोहर के साथ। पेपर का नाम डाटा सिस्टम एंड रिस्क मॉडल पेपर। कितना नंबर? 100 नंबर। तो कोई भी पेपर आए कैप का 100 नंबर से कम नहीं है। इंस्ट्रक्शंस, कितना सवाल है? 7। क्या सारे करने हैं? यस। आंसर ऑल। कितने टाइम लाइन में करने हैं? 3 घंटे 15 मिनट। मगर ये 15 मिनट क्या है? रीडिंग टाइम। तो इसमें लिखना एग्जाम में मजा है। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। मैं हमेशा कहता हूँ ये ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ब्लैक इंक ओनली। तो ब्लैक पेन तो कोई भी हो सकता है, लिखता ब्लू हो, पेन ब्लैक हो। आंसर एमसीक्यूज इन आंसर स्क्रिप्ट। अक्सर बच्चे अभी तक ये वाली गलती भी करते हैं कि यहाँ पे टिक लगा देंगे, वहां लगाना भूल जाते हैं, पेपर साथ ले आते हैं। हाँ जी। तो जब मैं पेपर में एंटर हो रहा हूँ, सबसे ऊपर क्या मुझे शो हो रहा है? सेक्शन ए, रेंजिंग फ्रॉम 45 टू 55 मार्क्स। ठीक है। तो सेक्शन ए में मेरे पास क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। और ये किस किस का है क्वेश्चन? एमसीक्यूज का। जहां पे वो कहता है हर सवाल के कितने नंबर हैं? 1। ये 2 भी हो सकते हैं, ये वेरी कर सकता है। तो कितने होने चाहिए, गैस करें? 15 होने चाहिए। तो क्या 15 है पूरे? यस, 15 पूरे। अब अगर मैं हल्का सा सिर्फ देखूं, तो पहले एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है कि केस केस सा फील हो रहा है? केस सा फील हो रहा है। सेकंड वाला केस केस सा फील हो रहा है। थर्ड वाला इट लुक्स लाइक अ केस स्टडी। फोर्थ वाला केस। पांचवा स्ट्रेट फॉरवर्ड। पांचवा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिक्स्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी तक 4:2, 4 केस स्टडी, 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड। सातवां 7:2 की रेशो, नहीं 5:2 की रेशो। आठवां स्ट्रेट फॉरवर्ड। नौवां तो 5:4। 10वां केस स्टडी, 6:4। 11वां 7:4। 12वां केस स्टडी। 13वां केस स्टडी। कितने हो गए? 9:4। 14वां केस स्टडी, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और 15वां, क्लास तो नहीं ऑडिट किया, 15वां केस स्टडी था। तो 10 सवाल किसके हैं? केस स्टडी। और 5 किसके हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इट इज 10:5। नीचे आ जाए। अच्छा, ये भी जो 10 है ना, आपको अगर याद हो बिलो में हमने कहा था एक टाइप 2 होता है, एक टाइप 3 होता है, याद है? टाइप 2 क्या था? सीम्स लॉजिकल, जो कि लगते केस है मगर होता स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये 10 में से जो हमने एमसीक्यूज देखे हैं, तकरीबन 7 के करीब टाइप 2 है। अभी आपने 4 लाइनें देखी हैं, मगर मुझे पता है उसका जवाब उस एक लाइन में छुपा हुआ है, तो वो भी तो मुश्किल नहीं है। और इस पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस टाइप 1 है और टाइप 2 है, टाइप 3 बहुत कम है।
बहुत ही कम है। तो अगर एक अच्छी नॉलेज आपको मिल जाए और आपको लिखना आता हो ना, तो इट इज इनफ टू पास। नीचे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, नंबर काउंट करते हैं। 9 जमा 6, 15। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है टाइप 1, मगर चूंकि सिनेरियो से उठाना है तो टाइप 2 बन गया। अगर इसको मैं गायब कर दूं और सिर्फ ये लिखा हो तो टाइप 1 बन गया। अच्छा, फिर कंसिडरिंग द इश्यूज जो कि वो फेस कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इज नॉट टाइप 3, आइडेंटिफाई इज अगेन टाइप 2। तो ये 15 नंबर इफेक्टिवली बिलोंग्स टू टाइप 2 क्वेश्चंस। और ये आया कहां से पता? डाटा से। अच्छा, यानी कि आपने पहले मुझसे नहीं पढ़ा। वापस आते हैं। टाइप 1 इज वो क्वेश्चन जो कि कुछ ऐसे हैं, सीधे डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस, डिस्क्राइब दिस, ये टाइप 1 है। ठीक है। टाइप 2 वो सवाल होते हैं जो कि आते इस शक्ल में केस स्टडी में, मगर जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपने सोचना कम होता है और रिप्रोड्यूस ज्यादा करना होता है जो कि आपने याद किया हो। यानी कि टाइप 1 सवाल को ही मैं अगर शक्ल दे दूं केस स्टडी की, तो लिखना वही है जो कि क्रैम किया हुआ था, मगर सिर्फ कुछ बातें कहाँ से पिक करनी है केस स्टडी से, और कहाँ पे डाल देनी है जवाब में डाल देनी है, अपने जो मेमोरी वाली बातें हैं उसमें प्लग इन कर देनी है, एंड दैट्स इट। ये टाइप 2 है। टाइप 3 क्या है? ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक आपकी सोच से, या ऐसा सवाल जिसमें दो तीन बातें आपस में जोड़ के वो जवाब निकले, जिसमें आपकी सोच ज्यादा मैटर करती है। टाइप 1 टाइप 2 में आपकी क्रैमिंग ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू टाइप 3। क्लियर? तो वो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली ये जो सेक्शन ए था, ये ये भी डाटा वाला सवाल है। तो सेक्शन ए में क्या है? डाटा के 2 सवाल और ऊपर के 15 एमसीक्यूज। डन। नीचे आ जाए। अब इस सेक्शन की ना मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आई करने दिए हैं, कोई लॉजिक नहीं बनती। हाँ, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी। अच्छा, नीचे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, गौर कीजिएगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। यानी कि सोचना कुछ नहीं है, ऊपर से क्या करना है? आइडेंटिफाई और अपनी अंग्रेजी। और ये अंग्रेजी कहाँ से आएगी? ग्रामिंग में। पेपर आपने दिया है सी लॉ का? देना अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आप ऐसे से डायरेक्ट छलांग लगा के आए हो, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम सिस्टम्स। नंबर कितने? 12। और वही पैटर्न, एक ऊपर सवाल लॉजिकल और नीचे साथ ही 3 पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1। नंबर ऐड करें। 40, 14, इतने बनते हैं ना? 6 3 9 9 5 14। यहाँ पे खत्म हो गया क्या भला? सिस्टम। आगे आ जाए। ये क्या होगा? वही पैटर्न, एक लंबा सा सवाल, कुछ रिक्वायरमेंट्स, और फिर 3 सीधे सवाल। समझ आई? गेम बड़ी आसान है और लिटरली बहुत आसान है शुरू वाली अटेम्प्ट्स में। विद टाइम इसमें कम्प्लेक्सिटी आएगी, मगर तब तक आप पास कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। पक्की गल? श्योर? लॉक कर दो?
देख लीजिएगा की बात। पीआरसी नहीं है, पीआरसी नहीं है ये एमसीक्यू में तुक्के शुक्के लग गए और पास हो गया। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर यहाँ तक, वापस आ गया। सो हमने यहां तक बातों को कवर किया। अब किताब आपके हाथ में जो है वो क्या है, वॉल्यूम 1। इसमें क्या फीचर्स हैं? पहली बात तो ये कि इसके पेज जरा काउंट करें कितने, आखिरी पेज का नंबर देख लें, 196। और 196 के अंदर भी अगर मैं इसके प्रीफेस वगैरह माइनस कर दूं और जो एमसीक्यूज हैं वो माइनस कर दूं, क्वेश्चन बैंक के सवाल माइनस कर दूं, तो इफेक्टिवली ये 120 से 130 सफ़े याद करने वाले, ये याद करने वाले सफ़े। पूरी किताब जो ICAP की है वो यहाँ पे कंप्रेस्ड है, सिर्फ काम की बात दी हुई है और कोई फजूल बात नहीं है। बट अगर बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे इससे भी रिवाइज्ड नोट्स चाहिए, तो उसके लिए वॉल्यूम 2 भी अवेलेबल है। वॉल्यूम 2 भी अवेलेबल है। इसमें क्या है, वो चीजें जो कि सिर्फ किसके लिए हैं, एग्जाम के लिए, प्योर क्रैमिंग रिवीजन समरीज फॉर एग्जाम। नेक्स्ट क्या है इसमें, सेल्फ डेवलप्ड एडिशनल क्वेश्चंस, तीसरा सॉल्यूशंस, चौथा मार्किंग स्कीम, पांचवा एमसीक्यूज मजीद। जो इस किताब में है, जो इस किताब में है वो क्वेश्चन बैंक वाले हैं, और जो इसमें है वो क्या है, सेल्फ डेवलप। और छठा इसमें क्या है, मॉक्स। तो अभी इसका ग्रेड ए अब अवेलेबल है क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला इसी वीक में ग्रेड बी आ जाएगा और कुछ एक आधे हफ्ते में ग्रेड सी होगा, मार्केट में आ जाएगा, या सी पहले आ जाएगा बी बाद में आएगा, ताकि वो डाटा रिस्क और सिस्टम हो जाए। डन। हार्ड फॉर्म में ये अवेलेबल है, ये सॉफ्ट में दी हुई है। वजह बताएं क्यों? इसमें याद करने वाला नहीं ना कुछ, सिवाय किसके, ये पार्ट 1 के। तो ये पार्ट 1 में अलग से भी अवेलेबल कर दूंगा ताकि अगर आपने कॉपी करानी हो तो कॉपी करा दें, क्योंकि एमसीक्यूज सिस्टम पर रख के किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। हाँ अगर आपने करवानी है तो करवा लें, ये बाउंड नहीं है हर बच्चा कि उसने इसको खरीदना ही है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसलिए भी मैं चीज़ें अवेलेबल कर देता हूँ ताकि बच्चे की कॉस्ट कम लगे, उसको 500 600 700 की किताब खरीदनी ना पड़े। ये कितने की मिली आपको किताब, 300। सबसे लोवेस्ट कॉस्ट पे ये पैसा, इसमें कोई मार्जिन ना हमारा है, ना कॉलेज का है, ना मेरा है, ना बुक शॉप वालों का है। ये लिटरली कॉस्ट है, बुक शॉप वाले के 20-30 रुपए होंगे बस, और वो उसका हक है, वो बेच रहा है। ना मेरा मार्जिन है, ना इदारे का मार्जिन है, ना सी नोट्स का मार्जिन है, लिटरली कोई मार्जिन नहीं है इसमें, सिर्फ ये कागज की कॉस्ट कवर कर रही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ाई वाली चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई मसला ना आए। खैर, ये नंबर तो आपके पास होगा, जबान से ध्यान, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो रब्ता कर सकते हैं। डन, याद है, क्लियर होगी बात? कोई परेशानी, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? श्योर, लॉक कर दिया जाए, क्या हम पढ़ने के मूड में हैं? अच्छा, ये बात हम लोगों ने कर ली थी, शुरू में कर ली थी कि क्या DSR फास्ट ट्रैक में करना पॉसिबल है, और फास्ट इज इक्वल टू फोकस। तो आपने इसी स्ट्रेटजी पे रहना, एंड यस इट इज मच डूएबल। तो शुड वी स्टार्ट करना, टाइम कम है तैयारी करने के लिए,
आज हमारे पास टाइम है, थोड़ा बहुत है टाइम, तो इसको यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट में चैप्टर 1 स्टार्ट कर लेते हैं।